हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के परमाणु की संरचना के संदर्भ में। जो हमको विभिन्न ऊर्जा स्तर दिए गए हैं, चाहे वो के हो, चाहे एल हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, चाहे एसपीडीएफ हो, उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे कैसे, आज उसको सीखेंगे कि श्रेणी के अंतर्गत आफ-बाउ नियम से। तो आफ-बाउ नियम क्या होता है? आफ-बाउ अगर शब्द की बात करें तो ये जो आफ-बाउ शब्द है यह एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। तो रचना या निर्माण करने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो विभिन्न कक्षक है उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो किस प्रकार होगा, हम लोग आज इसके माध्यम से सीखेंगे। तो आफ-बाउ जो नियम है इसका अर्थ ये हुआ कि रचना या निर्माण करना, जिसके अनुसार हम ये कहें कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो न्यूनतम ऊर्जा से, यानी जो तलस्थ है एनर्जी लेवल होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन भर करके अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। तो कैसे प्रवेश करता है उसके लिए हम बात करें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p और 8s। तो ये आपको जो हमने बनाया है ये विभिन्न ऊर्जा स्तर हो गया, विभिन्न कक्षक हो गई। अब इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा वो सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम जो ऊर्जा स्तर आपको मिलता है कौन सा मिलता है? 1s। 1s के बाद ये जाएगा 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे करके आपका विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव। ओके, तो हम देखें पहला जो हमारा एनर्जी लेवल है 1s। ठीक, तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना होगा। ध्यान रखें कि यस में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 भर सकते हैं। तो इसी के अनुसार आपका विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो पहली कक्षा आपकी कौन सी है? 1। तो आप लिखेंगे 1s1। उसी तरीके से हीलियम, इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर, इसका विन्यास करेंगे तो 1s2। लिथियम इसका होता है 3, करेंगे 1s2, 2s1। फिर बेरिलियम ऐसे करेंगे 1s2, 2s2। फिर बोरान, बोरान का कितना होता है? 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1। तो कहने का मतलब आप पहले 1s भरेंगे, जब 1s कंप्लीट हो जाएगा तो 2s भरेंगे, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, यानी ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनों को भरते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कर लिया सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो 11 का जब आप विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा आपकी 1s2 भर जाएगा, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p, 2p में कितना आ जाएगा? 6, उसके बाद 3s1। तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनों का भराव जो है विभिन्न कक्षकों में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है चाहे जितने नंबर आपको दिए जाए उसका जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन उसमें इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में किस प्रकार होता है वो आप ऐसे ही बनाएंगे इसके साथ। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। ठीक, N+L का नियम अगले टॉपिक। तो जो हम इसके पहले आपको बताए आफ-बाउ का नियम, उसमें हमने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले नीचे, फिर जब नीचे वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर ऐसे करके एनर्जी लेवल में वो भरा जाता है। तो अब उसमें हम देखें
जैसे हमने कहा कि भाई ये परमाणु न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई और ये चौथी कक्षा हो गई। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये 1 2 3 4, तो देखा जाए ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर, ये उच्चतम, ये उच्चतम, ये उच्चतम। तो ऐसे करके सबसे हायर एनर्जी लेवल कौन सा है? 4 है, और सबसे न्यूनतम कौन है? 1 है। तो अब जो हम विन्यास कर रहे थे, जैसे हम विन्यास करें आपका 21 यानी स्कैंडियम, कौन सा? स्कैंडियम। इसका जब हम विन्यास करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा जो 4s है ये चौथा एनर्जी लेवल है, चौथा ऊर्जा स्तर है, जबकि ये तीसरा ऊर्जा स्तर 3d है। ये तो 3d यानी जो तीसरा ऊर्जा स्तर है ये कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले हम जो है किसमें भर दिए? 4s में भर दिए। तो अगर देखा जाए तो 3d जो है यानी जो 3d ये तीसरा ऊर्जा स्तर है और 4s जो आपका चौथा ऊर्जा स्तर है। तो ऐसा क्यों? जबकि अबाउ प्रिंसिपल हमको यही बता रहा है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन को पहले सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर में भरेंगे, फिर उसके बाद हम उच्चतम ऊर्जा में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3d से पहले 4s रखा गया है, यानी 4 आपका चौथा एनर्जी लेवल है और d आपका तीसरा है। तो इसके पीछे देखा जाए तो ये जो भरने का कारण है वो आपका कौन सा है? n+l का नियम। कौन सा है? n+l का नियम। यह यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और यह यहाँ पे मैग्नेटिक ये दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी जो दिगंशी क्वांटम संख्या है यह, और ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यह, इसके मान से जो है इसको भरा गया है। कहा जाएगा इसके अकॉर्डिंग कि अगर n+l का नियम हम लगाते हैं किसके लिए? 4s के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए जो n की वैल्यू है वो कितना है? 4, और s की वैल्यू कितना है? s मतलब l की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 4 आएगा। और जब 3d के लिए लिखेंगे तो आपका n=3 हो जाएगा और d के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी? 5। अब ये बताइए कि 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो आपका छोटा कौन हुआ? 4। तो जब 4 छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे? n+l के अकॉर्डिंग 4s को पहले फिलअप करेंगे और 3d को बाद में, यानी जो एनर्जी लेवल हमारा है वो 4s 3d एनर्जी लेवल से कम है। इसलिए तो यहाँ पर n+l का रूल यही कह रहा है कि अगर 4s ऑर्बिटल 3d है यानी विभिन्न ऊर्जा स्तर के कक्षक हैं, तो उसमें जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा अकॉर्डिंग टू n+l। तो किसी किसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि n+l और n+l का जो मान है वो दोनों कक्षाओं के लिए सेम होता है। जैसे हम बात करें 5s और 5s ना लेकर के हम ले लें एग्जाम्पल 4d5p 4d5p। तो अब इसमें देखिए n+l का मान, तो ये हो जाएगा 4, d के लिए 2, कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। और इसके लिए 5p के लिए n+l का मान देखें तो ये हो जाएगा 5 और p के लिए 1, टोटल मान कितना हो जाएगा? 6। तो अब ऐसी स्थिति में जब दोनों का मान, दोनों विभिन्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों का मान क्या होगा? एक समान। तो जब एक समान होगा तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जिसमें n की वैल्यू कम होगी, जिसमें n का मान कम होगा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो 5p से पहले हमारा किसमें जाएगा? 4d में जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद अगली टॉपिक आपकी है पाउली अपवर्जन नियम। कौन सा है? पाउली अपवर्जन नियम।
पाउली अपवर्जन नियम। तो पाउली अपवर्जन नियम की बात करें, इनका जो पूरा नाम पाउली का अगर हम देखें तो वो है यम पाउली। इनके अनुसार पाउली ने बताया कि हमको कोई भी क्वांटम संख्या दी जाए, चाहे वो n हो, चाहे l हो, चाहे m हो, चाहे n, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी क्वांटम संख्या की बात करें, अगर आप उसको विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करा रहे हैं, तो जो भी आपको ऑर्बिटल हो, जो भी कक्षक हो, उसमें चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे t हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसका जो मान होता है वो सभी क्वांटम संख्याओं में एक समान नहीं होगा। पाउली के अकॉर्डिंग यही होगा कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। एक बार पुनः परिभाषा दें, किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या लेंगे 1, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, n इक्वल टू क्या होगा 0, और s इक्वल टू एक बार प्लस 7 हो जाएगा और एक बार माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन क्वांटम संख्या n, ये तीनों के संभावित जो मान है वो सेम आए हैं, एक समान है। क्या है? एक समान है। लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या, स्थिर संख्या है, वह जो है असमान। इसमें आपकी दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ आई है। तो इस तरीके से पाउली ने यही बताया कि किसी भी परमाणु में दो एक इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान होते हैं वो एक समान नहीं होते। ठीक है, ओके, क्लियर। तो अगला नियम हमारा है हुंड का नियम। हुंड के नियम की अगर हम बात करें तो हुंड ने यही बताया कि किसी भी परमाणु में या किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो किस प्रकार होगा, कैसे होगा। तो हुंड ने यही बताया कि जहां तक संभव हो सके जितने भी ऑर्बिटल होती हैं उन सब ऑर्बिटलों में पहले हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर उसके बाद जा करके जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो उसके बाद पेयरिंग होगा, अर्थात उसके बाद अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक बात ना सुनिए, हुंड के अकॉर्डिंग जहां तक संभव हो सके किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में भरे जाएंगे तब जाकर के अपोजिट इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में प्रवेश करेंगे। कैसे? जैसे हम कहें, मान लीजिए हमको भरना है D10। क्या भरना है? D10। तो आप जानते हैं D उपकोष में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? D उपकोष में कितने सारे उपकोष होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये आपका dxy हो गया, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसी तरीके से दूसरे वाले में आप ऐसे करके 1 2 3 4 फिर 2 भर लिए, फिर आगे वाले में 1 2 3 4 ऐसे करके 3 भर लिए, फिर आगे टोटल देखा जाए ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर आगे चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके 5 इलेक्ट्रॉन। यानी तो आपकी ये जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी, यानी प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर गए। अब जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर अगली कक्षा में आप दिखाएंगे ऐसे करके। सब में आप एक फिलअप कर लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर देखेंगे
2 हो गया, फिर आपका ऐसे करके 1 2 3 4 3 हो गया, फिर आपका ये 4 हो गया, और लास्ट में आपका ये 5वां हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का भराव अगर हम करते हैं तो उसमें जितनी संभावित कक्षाएं हैं, कोष हैं, सबको हम पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तब हमारा जो है पेयरिंग स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे आपको 5 कोष दिया गया, तो हमने पहले 1 भरा, फिर 2 भरा, फिर 3 भरा, फिर 4, फिर 5। जब सबने एक एक भर गया, तब उसके बाद हम उसका स्पिन लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके, क्लियर।